पहली बात तो ये है सर कि आप जब भी गवर्नमेंट से, मैं 5 मिनट वार्निंग करता हूँ आपको कि आपकी एटीट्यूड कैसे होनी चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे अब ये करप्शन की वजह से हमारे दिमाग में ये पहुंच चुका है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ये हमारे दुश्मन है। आप उनको दुश्मन की तरह नहीं दिखना है, वो हमारे लिए तकलीफ होती है। आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जब देखोगे तो हमारा बच्चा है इस हिसाब से दीजिए। वो गलत करता है, हमारा बच्चा भी तो गलत करता है, तो हम उसको क्या मार के फेंकते क्या, कदम देते, थोड़ी कभी मारते फिर वापस प्यार करते हैं। उसी तरह से जो हमारे पब्लिक सर्वेंट गलत काम करते हैं तो उनको थोड़ा सा फटकाइए। फटकाने का मतलब होता है कि भाई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कोशिश कीजिए या उनके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, और बदमाश है तो फिर 166 में प्रोसिक्यूशन कीजिए। तो इस हिसाब से उनको कीजिए, और जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनको शाबाशी भी दीजिए। और उनके जैसे हम आप जो उनको गालियां देते हैं सोशल मीडिया पे, ये काम नहीं किया, तो जब काम करने के बाद उनको थैंक्स भी बोलिए, ताकि उनको ये लगे कि आदमी खाली हमको हमारी बुराई करने के लिए नहीं, हमारे अच्छा भी करते हैं। और पब्लिक सर्वेंट में काफ़ी अच्छे लोग हैं जिसको हमारा सपोर्ट चाहिए, और हम नहीं देते क्योंकि हम सभी को चोर समझते हैं। तो इसलिए हमको उसमें से ढूंढना है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, और अच्छे के पीछे खड़ा रहना है ताकि बुरे की ताकत कम हो। दिस बेसिक प्रिंसिपल अगर हम नहीं करेंगे और सभी को एक ही जैसे मापेंगे तो हमको सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगा। अभी आरटीआई एप्लीकेशन से मैं शुरुआत करता हूँ कि जब आप आरटीआई एप्लीकेशन करते हो, ये मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ कि 6 से 7 पॉइंट उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। और ये इनकॉर्पोरेट इसलिए करना नहीं है कि उनको हम धमकी दे रहे हैं या हम उसको थ्रेटन कर रहे हैं, मगर आजकल पीआईओ छोड़िए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनको भी कानून बराबर नहीं पता है, और मैंने ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसीलिए उनको कानून का थोड़े इंफॉर्मेशन देने के लिए, ताकि वो गलत काम नहीं करे और हमको अपील में जाने की जरूरत नहीं पड़े, वो एंगल से वी नीड टू एजुकेट देम, बिकॉज देयर इज नो ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रॉपरली कंडक्टेड टू ट्रेन द पीआईओज। कहाँ से भी आते हैं, वहाँ आते बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं आरटीआई क्या होता है, उसके बेसिक्स भी नहीं पता होता है उनको, 4-1B क्या होता है वो भी पता नहीं रहता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उसको हमको तो हम प्रेयर्स के तरफ से हम उसमें डालेंगे। इवन आरटीआई में हम प्रेयर्स इसलिए, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एज अ लॉयर, आई एम गोइंग एज अ लेमैन। प्रेयर्स बोलो या नोटिस बोर्ड बोलो या इंफॉर्मेशन बोलो, कुछ भी चाहिए, कि पहली बात तो कि हम लोग 4-1B के हिसाब से कोई इंफॉर्मेशन अपलोड करते ही नहीं मोस्टली। I shall be given compensation of ₹1 for failure to upload on website the information short causing harassment under RTI section 19(8) and IPC section 40। क्योंकि हमको ₹1 इसलिए क्योंकि उनको प्रेशर आना चाहिए कि भाई हमने अपलोड नहीं किया है, और कॉम्पेंसेशन डिनाई करने के लिए भी उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि भाई वेबसाइट पे है क्या नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, आप मत दो, नहीं तो हमको दे दो। तो इस हिसाब से अपने आप अपग्रेडेशन हो जाएगा वेबसाइट की। Then make it clear कि my information is within the parameters of section 2F, 2J, 4(1)B and as per the preamble, because काफी वक्त उन लोग का जो denial होता है वो 2F, this does not come under the jurisdiction of 2F, या इस तरह से हमको आंसर देते हैं, इसलिए हम उसको पहले से बोलते हैं कि हमारा ये 2F के अंदर है। फिर you will be specifying whether the denial of the information which you are denying me shall be denied to the parliament or the legislature। क्योंकि अगर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं तो हमको वो किसी भी हालत में डिनाई नहीं कर सकते, एंड दैट स्टेटमेंट शुड बी रिटन बाय द पीआईओ। वी विल फोर्स अपॉन इट। आई डोंट नो अबाउट द लीगैलिटी, दैट इज फॉर जगदीश लुकिंग फॉर, बट वी कैन डेफिनेटली से कि लॉ ऐसा बोलता है, तो आप हमको ये एक्सप्लेनेशन दे दो, जैसा 19(8)(7) subsection 8 subsection 1B has to give reasoning, under 19(5) they have to give explanation। तो we are seeking explanation under those two provisions कि भाई आपको ये इंफॉर्मेशन अगर पार्लियामेंट मांगेगी या लेजिस्लेचर मांगेगी उसको आप देने वाले हैं क्या नहीं। तो उनका 99% रास्ता अपने आप बंद हो गया, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को कोई भी इंफॉर्मेशन ना बोल ही नहीं सकता। तो दैट विल बी अ बेस फॉर अस टू अगेन मेक देम कम अंडर प्रेशर। फिर से आपको बताया 781 जो है आरटीआई एक्ट, वो कहता है कि रीजनिंग उनको देना ही है, और कोई भी रीजनिंग नहीं था जो जागीरदार साहब ने बताया।
देन आपने देखा होगा कि पीआईओ जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं वो सीधे विद रेफरेंस टू ए सो एंड सो, विद रेफरेंस टू बी सो एंड सो, ऐसा करके देते हैं. तो इट इज आवर राइट टू गेट इट इन अ चार्ट फॉर्म वेयर बाय वो दे विल रिप्रोड्यूस आवर आरटीआई इंफॉर्मेशन एंड उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रैकेट में या चार्ट में वो लिखेंगे कि भाई वो कौन से पेज पे है या नहीं देने वाले हैं या है नहीं, जो भी है वो उसको देना है. ये मैंने लिखा है इसमें. द इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड ओनली अंडर सेक्शन 8 एंड 9. अभी आपको वो बोलते हैं कि 150 वर्ड में नहीं है और वन सब्जेक्ट नहीं है और फला बोलते हैं, तो आपको अधिकार क्या दिया है एक्ट ने अंडर सेक्शन 8 और अंडर सेक्शन 9. तो आप किसी भी अदर डिनाइल, एनी अदर डिनाइल बिकम्स एन इलीगल एक्ट एंड देयरफॉर it becomes a disobedience of directions of law. This is what I interpret. I do not know the legal interpretation, but I interpret it that way. और आपको नॉर्मली ये बताया जाता है कि भाई आप जिस फॉर्मेट में मांगते हो वो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन नहीं है और इसलिए आपको सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 लिखना है. 7 सबसेक्शन 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कीजिएगा कि आप जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मांग रहे हो उस फॉर्मेट में उनको देना ही है, उसी फॉर्मेट में देना है, अनलेस इट डाइवर्ट्स डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी. अब सवाल होता है कि डिसप्रोपोर्शनेट कैसे डाइवर्ट होता है? बिकॉज एज पर 41A यू आर सपोज्ड टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स व्हिच विल फैसिलिटेट आरटीआई एक्ट. So if at all the information is to be maintained by you in a particular way which facilitates the implementation of RTI Act, where is the question of diversion or loss of revenue or resources? So this is a very important point. जब आप 7-9 यानी फॉर्मेट की तरफ मांगते हो तो उसी टाइम आपको 41A का हेल्प लेना है जब आप आर्ग्यू करोगे इंफॉर्मेशन कमीशन के सामने या फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के सामने कि you are duty bound to maintain the records as per 41A and therefore 41A demands that it should be like this and therefore you provide like this. अब हम अपील की तरफ आते हैं. मैं थोड़ा सा बेस इसमें चालू इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारा एप्लीकेशन अगर अच्छी तरह से जाएगा तो 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व होने का मेरा आशा है. फिर अपील में हम ये करते हैं कि फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी shall give clarification and in the order passed in accordance with Justice Daga's guidelines in Writ Petition 4101. उसके बाद में अब भी मुझे दुमस्कर साहब ने एक अच्छा साइटेशन भेजा, परसों की बात है, सिविल अपील 6744 मंजुला एंड अदर्स वर्सेस श्याम सुंदर एंड अदर्स. अभी इसको जरा गौर से सुनिएगा बिकॉज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी क्या करते हैं, मैंने इनका सुना मैंने इनका सुना इसलिए मैं या तो बोलते देते हैं या तो बोलते नहीं देते. दिस इज द नॉर्मल पैटर्न विच इज एब्सोल्युटली इलीगल, इनकरेक्ट, बैड इन लॉ. तो व्हाट इज द डेफिनेशन of and how the first appellate authority should behave? The first appeal is a valuable right, and at that stage, all the questions of facts and law decided by the trial court are open for reconsideration. The judgment of the appellate court must therefore reflect conscious application of mind and must record the court findings supported by reasons for its decision in respect of all issues along with the contentions put forth. यानी हम जो भी इशू लेते हैं he will have to make a note of it and then he will have to give his explanation whether he is with us, why is he with us or why is he without us, we are against us. So those are the important facts. बाद में हमने अब नया एक इंट्रोड्यूस किया है कि सर्टिफिकेट और आरटीआई कोर्स ट्रेनिंग अंडरगॉन बाय द पीआईओ एंड एफए. क्योंकि बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो आप हमको आंसर कैसा करोगे? तो उसमें मैंने रीजन ऐसा लिखा है, द पीआईओ इज नॉट गिविंग रीजनिंग एज रिक्वायर्ड अंडर 7 सबसेक्शन 8(1). देन एफए does not pass a reasoned order and do not record the submissions and the PIO appears to be ignorant of RTI Act and its implementation. ये हमने उसका रीजनिंग दिया जो प्रेयर्स में कि why I am seeking the certificate of their training, because if they don't have the basic knowledge of RTI, how are they have been appointed? Before अब हर चीज के लिए आपको basic knowledge होना चाहिए to discharge your duty properly. The PIO has not mentioned the section. ये तो जगदर साहब ने बताया. The PIO appears to be undergone. हाँ, अभी मैंने आपको ये बताया.
the PIO has refused to provide mandatory provisions information which the public sector is due to maintain 418 और 79 का जो है वो मैंने आपको बताया. The information sought by the applicant relates to the procedure followed by the public authority. ये मैंने बताया ना आपको, हमारा इंफॉर्मेशन जो है 2F में आता है, 2J में आता है, 79 में आता है, 8J में आता है, उसके हमने डेफिनेशंस भी दिए ताकि आपको 2F क्या है मालूम नहीं होगा तो आप इसमें you can incorporate this in your submissions also if at all you are comfortable, so that the FAA or the public information officer will think twice before making any wrong information, because he will know that you know law very well. The PI has failed to clarification, that is 781A आज तक बहुत लोगों को मालूम नहीं था. इनफैक्ट मुझे भी अभी मैं पढ़ते पढ़ते मेरे समझ में आया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर द रीजनिंग हैज टू बी गिवन बाय द PIO and no reasoning is ever given. Then 19.5 is with in the appeal. 781 is in the RTA application. The PIO shall provide you information with reasoning under 781. Then उसमें के बाद जब आप अपील में आते हो तो अपील में अंडर 19.5 the PIO shall prove that the denial is justified as the onus is on PIO. So he will have to give explanation. और उस टाइम पे मैं वापस जागीरदार साहब ने जो बताया कि you insist upon, मैं आगे मेरा फॉर्मेट में सब लिखा है, we insist upon the written communication of the PIO in first appeal and of PIO and FAA in second appeal as per regulation 12 of the Central Information Commission Management Regulation. Regulation 12 enforces that they shall provide a written communication of the appeal or in the second appeal by the other side, which is never done, because once they give this on record, it becomes an evidence against them for framing of incorrect records and writing and disobedience of directions of law to prosecute them thereafter. So insist upon. Abhi the first success we have got with that lady. With this format I had given over 3-4 days back, and she submitted that format before I think Indian Missionary at Konkan Bhavan, and he passed an order to provide a written communications, which was never done. So please insist upon written communication, because that will demoralize any person from making an incorrect and a wrong statement. Yeah, Regulation 12. The PIO shall provide a written counter statement with regards to the points raised in the appeal. The same shall be provided with this. I am unable to cope up with this type of presentation, because I have only done my presentation like this. So please bear with me if at all I am unable to communicate properly. BMC, मैं BMC की बात कर रहा हूँ कि BMC के पास अगर आपने एक एप्लीकेशन किया तो वो एक एप्लीकेशन को 6 जगह भेज देते हैं अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3, और आपको ही पता नहीं चलता है कि भाई मेरा एप्लीकेशन किसके पास है और मुझे इंफॉर्मेशन किसने दी है और मुझे इंफॉर्मेशन मिली है क्या नहीं. सो यू आर सो कंफ्यूज्ड बाय दैट कि अल्टीमेटली आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलता, आपको पता भी नहीं चलता है, आप बोर हो जाते हो इंफॉर्मेशन लेने से. और ये भी मुझे 4 दिन पहले ही मालूम, मुझे मेरे दिमाग में बैठा. लॉ तो पहले से है, मगर इट केम टू माय नॉलेज हाउ टू इंटरप्रेट इट. नाउ if you read section 5 subsection 4, it says that you shall, the competent PIO shall take assistance of another person to get the information. इसका मतलब ये होता है कि BMC में अगर आपने एप्लीकेशन किया और किसी अपने BMC के डिपार्टमेंट से मांगना है तो ये एप्लीकेशन वो कंसर्न PIO को भेजेंगे, वो कंसर्न PIO वापस ओरिजिनल PIO के पास इंफॉर्मेशन देंगे. यानी 6 लोगों को उन्होंने समझो दिया है, 6 PIO का असिस्टेंस लिया है, तो 6 के 6 PIO इंफॉर्मेशन उनके पास भेजेंगे और ये इंफॉर्मेशन हमको देंगे ताकि हमको पता चलेगा कि हमको कौन सा इंफॉर्मेशन मिला है. जो आज तक हमको गुमराह कर रहे हैं, आज तक मतलब मेरे को 10 दिन पहले तक गुमराह कर रहे थे इनको, अब ये लास्ट टाइम मैंने बोला कि ये नहीं चलेगा. BMC है, एक ही पब्लिक अथॉरिटी है, तो आपको इंफॉर्मेशन जमा करके हमको देना है. आपको ये नहीं बोलना है कि भाई आप इनसे ले लो. 6(3) कब आता है ऑपरेशन में, जब BMC को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मारा से भी मिल सकता है या पुलिस से भी मिल सकता है, जो अलग पब्लिक अथॉरिटी. आप दोनों का डिफरेंस याद रखिए, कंफ्यूजन होता है. PIO
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ये अलग होता है। एक ही पब्लिक अथॉरिटी में सेवरल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हो सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। माड़ा अलग पब्लिक अथॉरिटी है, बीएमसी अलग पब्लिक अथॉरिटी है। जब बीएमसी माड़ा को भेजती है तो 6-3 में भेजती है, मगर अपने ही खुद के डिपार्टमेंट से लेनी है तो उसको 5-4 में पीआईओ को जमा करके हमको देना है। हमको 10 पीआईओ के पास नहीं जाना है। वो क्या करते हैं, 6 बजे के 6 लोगों के, फिर आप 6 अपील करो, फिर 6 सेकंड अपील करो, आप पागल हो जाओगे। और यही अब तक चालू था, अब हमको किसी को भी रजिस्ट करना है कि यू हैव टू कलेक्ट एंड गिव अस। तो ये 5-4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। The PIO may seek assistance of any other officer as he or she considers it necessary for proper discharge. समझ में आया आपको? Assistance of another PIO. Any officer whose assistance has been taken under 5-4 shall render all assistance to the PIO and provisions of this act. Such other officer, that is API, shall be treated as PIO. तो अभी तक जो हमको BMC या अथॉरिटी की 10 जगह भेज के आपको कंफ्यूज करो, आपको 10 अपील फाइल करने बोलो, 10 सेकंड अपील फाइल करने बोलो, ये आज के बाद हम उसको पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे कि भाई आप ही को हमको कलेक्ट करके देना है, हमारा काम नहीं है 10 पीआई के बाद। नेक्स्ट, where an application is made to a public authority requesting for an information which is held by another public authority, ये ध्यान में रखिए। Another PIO, वो आपको कंफ्यूज करते हैं PIO एंड पब्लिक अथॉरिटी में। When the information is held by another public authority, माड़ा है, BMC है, पुलिस है, तो उनको 6-3 में फॉरवर्ड करना है, और वो अथॉरिटी हमको इंफॉर्मेशन अलग से देगी। मगर BMC के अंदर ही है माड़ा, भैया ये 2-2 बार 3-3 बार इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, और आपको आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे ये दिमाग में रखना है। ये आर्ग्यूमेंट करने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बीएमसी के अंदर की इंफॉर्मेशन उन्हीं को देना है, और दूसरे की डिपार्टमेंट हो तो उनको आगे फॉरवर्ड करना है। 6-3, where an application is made to a requesting the information which is held by another public authority, इधर है, or the subject matter which is closely connected with the functions of another public. So you understand the difference between 5-4? किसको कुछ इसमें क्लियर है तो बताइए, because this is very important, we have to fight this. हमको कंफ्यूजन करने की बहुत कोशिश करते हैं इसमें। आपको 5-4 और 6-3 का डिफरेंस मालूम हो गया सभी को? कोई क्वेरीज नहीं ना? The grounds for denial of information is sought is illegal, incorrect and bad in law. As per RTI Act, the information can be denied only under grounds mentioned in 8 and 9. तो भाई आपको ओपिनियन के ग्राउंड्स पे कैसे रिजेक्ट करते हो? आपको ये और दूसरे क्या क्वेश्चंस के ग्राउंड्स पे आप कैसे रिजेक्ट करते हो? तो यू कांट डू। 7-9 भी आपको बताया कि आपने जो पूछा है उसको देना है, वो ये बाकी का कानून के हिसाब से रिजेक्ट कर ही नहीं सकता है। There are no such grounds mentioned in RTI Act which the information can be denied by PIO, FA and IC. IC मतलब Information Commissioners. Procedure, अभी आपने पूछा कि भाई कौन से कानून में जा रहे हो, भाई what are the reasons or what is the procedure or what are the grounds you have relied upon to take a decision. Now all this information is what is it? It is a comes under 4(1)(b), 3, 4 and 5. जबकि ये हमको हमारा हक है और उन्होंने पहले से वेबसाइट पे डालना चाहिए, वो तो डालते नहीं है। हम पूछने के बाद भी हमको गलत तरीके से बोलते हैं यू आर आस्किंग ओपिनियन कि भाई कौन सा सेक्शन, यू कांट आस्क दैट, तो फिर हमको कौन बताएगा आप कौन से। अभी मैं 4(1)(b) द प्रोसीजर फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल्स ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो भाई आप डिसीजन कैसे लिए उसका तो हमको जानकारी होना चाहिए। The norm set by it for discharge of आप क्या क्या काम करते हो, आपने कैसा काम किया है। The rules and regulations, instructions, manuals and records held by it or under control or used by its employees or used by its employees for discharging the functions. आप कौन से कानून में आपने ये किया? आप बोलते हैं कि हम इलीगल कंस्ट्रक्शन में नहीं तोड़ते, तो कौन से कानून में किया? आप बोलते हैं कि हम उसको 10 दिन के बाद तोड़ेंगे। अभी फिलहाल अपने यहाँ सेना वसंत सेना, हाँ, तो आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि पीआईओ और असिस्टेंट इंजीनियर सुनता नहीं है, मेरे को कुछ पेपर देता नहीं, तो मैंने डायरेक्ट उनको फ़ोन किया। मैं बोला आप क्यों नहीं देते हो? तो आई प्रोवाइडेड देम, अभी मैं डोंट रिकनेक्ट एक्चुअली, इमीडिएटली फिर उन्होंने उनको ये किया, बोर्ड ऑफिसर ने भी उनको, हाँ, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन पे एक्शन लेने का
डिले किया, बोले कि अभी पेंडेमिक है, हम अभी एक्शन नहीं लेते। तो मैंने उनको फोन किया, पेंडेमिक है तो एक्शन नहीं लेने का कौन सा कानून है, क्यों नहीं लेते? बोला आपने कंगना का कैसा तोड़ा, बाकी किधर कैसा तोड़ा, तो ये है। तो बोला मैं आपके खिलाफ 166 में जाऊंगा। तो इमीडिएटली उनको यह है कि वी आर टेकिंग फॉर इंस्पेक्शन अंडर 488 मतलब, और वी आर इनिशिएटिंग द प्रोसेस। तो आपको ये जानना है कि पब्लिक सर्वेंट कुछ भी बोले तो उनको बोलना है कि हमको लिख के दे दो, क्योंकि वो बोलना बात अलग होता है और लिख के देना बात अलग होता है। और वो लिख के देने के बाद में आपके पास वक्त मिलता है, आपको एक्टिविस्ट या अलर्ट सिटीजन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, भाई इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है, और उनको हम अच्छी तरह से पकड़ में ले सकते हैं। तो 4, 1, 3, 4 और 5 इसको एकदम आपके दिमाग में डालिए कि बिकॉज ऑफ दिस, अभी आप समझो कंप्लेंट किया रास्ते के बारे में कि भाई एनक्रोचमेंट है, नहीं भाई वो म्युनिसिपैलिटी का है, म्युनिसिपैलिटी बोलता है, पुलिस का है, पुलिस बोलता है म्युनिसिपैलिटी का है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दोनों का काम है, म्युनिसिपैलिटी का भी काम है और पुलिस का भी काम है। म्युनिसिपैलिटी का काम ये है कि चेंज ऑफ यूजर हो गया, रास्ता चलने के लिए, फुटपाथ चलने के लिए और गाड़ियों के लिए, मगर आप उधर एनक्रोच कर रहे हैं, हमारा जान को धोखा हो रहा है, तो MRTP 453 में उन लोग को एक्शन लेना पड़ेगा फॉर चेंज ऑफ यूजर। पर 166, 160 आपने कानून का उल्लंघन किया, इसके ऊपर अपन BMC पे एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पुलिस का जो सवाल है, सेक्शन 431 आप लिख लीजिए, बिकॉज अभी यहाँ सुखवान करके आए हमारे डोंगरी से, आपको बहुत खुशी होगी, डोंगरी का नाम सुना आपने? मैं डोंगरी वाला हूँ। अभी पहली बार हुए हिस्ट्री में कि 3 डिमोलिशंस जो वेल सेटल्ड एनक्रोचर्स थे उनके डिमोलिशंस हुए। अभी लास्ट वीक में 2 बार हुए, मगर ये हमारी शुरुआत है, वो वापस आएंगे। तभी मैंने उनको ये बताया कि आप ये मत सोचो कि एक बार करने से होने वाला है, ये कैंसर है आपके हमारे लिए, तो उसको हम कम से कम 25 से 50 बार ऐसे काम करने पड़ेंगे। अभी वो सुफान जी है, वो अभी सब लेडीज को जमा कर रहे हैं, क्योंकि लेडीज की ताकत बहुत मजबूत होती है हमसे। तो जब 25 लेडीज अगर पुलिस स्टेशन में जाती है तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और बहुत खुश हमारी इस बार की वी आर फॉर्चुनेट कि सीनियर PI जो आई है लेडी, she is very cooperative and she has assured that we will go outright for against the encroachment. So this is also a good point for us. But apart from that, citizens जब तक आप लोग साथ में नहीं आएंगे, आप लोग को कानून की मालूमात नहीं होगी, तो आपको सभी लोग बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहली बात है कि हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज नहीं तो आज आपके पास हमारे ग्रुप्स हैं, पेटिशंस ग्रुप है या वेबसाइट से, उससे नॉलेज लीजिए और बाद में एप्लीकेशन कीजिए। पब्लिक सर्वेंट पे बहुत प्रेशर आ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट एज पर डेफिनेशन ऑफ, इफ ऑन दिस ग्राउंड इफ इट ऑल इट इज रिजेक्टेड। नेक्स्ट, the 2F says, what is the definition of 2F? Any information in any form. Have you read 2F? मालूम है क्या आपको 2F का डेफिनेशन? वो कहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन 2F के अंदर नहीं आता है, आते हैं कि ना? आप हैव यू एक्सपीरियंस्ड ऑल दोस थिंग्स? तो जब लॉ कहता है कि एनी इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म, तो क्वेश्चंस, आंसर्स, ओपिनियन का सवाल किधर आता है? तो दे आर सपोज्ड टू गिव अस, यू हैव टू मेक देम वेरी श्योर कि any information in any form, so you cannot deny the information on any other grounds. फिर 2J कहते हैं कि information accessible under the act which is held by or under control of. Now वो बोलते हैं कि भाई हमको RTI के तहत जो रिकॉर्ड पे है वही आपको देना है। ये गलत है, it is misinterpreted law and it is misleading. What does say RTI Act say? Which is held by and under the control. What is held by and under control? कौन से कानून में आपने किया है? Which is held by. कैसे किया? Which is held by you. क्यों किया आपने? Which is held by you. मगर इसको आप क्यों मत पूछिए? You show us the provision of law and the materials relied upon. आप जब RTI डालोगे तो ये मत पूछिए why did you act like this? Why did you take this decision? ऐसा मत पूछिए। आप ये पूछिए the provisions of law and materials relied upon by you. आप कौन से कानून में और कौन से मटेरियल पे रिलाई करके आपने ये एक्शन लिया है, तो आप डायरेक्ट 412J में आते हो, 41345 में आते हो।
तो आपको उसका प्रोटेक्शन मिल जाता है। आप वाई पूछते हो तो उसमें भी आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स भी पूछोगे तो 18/6/2012 के रत्नाकर गायकवाड़ के सर्कुलर के हिसाब से यू हैव टू प्रोवाइड, बिकॉज कि यहाँ इंडिया के जो आरटीआई पूछने वाले हैं वो एजुकेटेड नहीं है, तो कभी कभी पूछने के टाइम पे क्वेश्चंस में पूछते हैं तो भी आपको उनको बुला के उनसे पूछ के उनको जवाब देना है। 18/6/2012 फ्रॉम रत्नाकर गायकवाड़ का गाइडलाइंस में, दिस विल ऑल बी प्रोवाइडेड। अभी 4.1 ये क्या कहता है? मेंटेन ऑल इट रिकॉर्ड्स ड्यूली कैटलॉग एंड इंडेक्स्ड इन अ मैनर एंड द फॉर्म व्हिच फैसिलिटेट्स द राइट टू इंफॉर्मेशन। अभी आप जब इंस्पेक्शन को जाते हो तो हमारे अथॉरिटी क्या करते हैं? धूल भरी हुई इतने सब 10-20 फाइल आपको दे देते हैं। वो 10-20 फाइल में वो कौन सा पहली फाइल है, कौन सी सेकंड फाइल है, आपको पता नहीं होता है। तो फाइल का नंबरिंग होना बहुत जरूरी है, 1 2 3 4 डेट वाइज। फिर उसको पेज नंबरिंग होना जरूरी है। फिर हर फाइल को उनको इंडेक्स होना जरूरी है कि इस फाइल के कौन से पेज पे कौन सी इंफॉर्मेशन है वो उसको देना जरूरी है। हमारे पास क्या होता है, ऐसा फाइल दे तो आपको ढूंढना क्या कैसा मालूम पड़ेगा? तो ये 4.1A को जब आप कोई भी इंस्पेक्शन को जाओगे तो इसको याद रखिए 4.1A कि भाई आपने इसको इंडेक्स बनाया क्या, मुझे आप पहले इंडेक्स दीजिए, फाइल का इंडेक्स दीजिए, बाद में फाइल नंबर दीजिए, फाइल में कौन से इंडेक्स है चार्ट दीजिए, तो आपका ढूंढना बहुत इजी होता है। क्योंकि आपको क्या मटेरियल चाहिए और चार्ट में से पता चलता है, आप डायरेक्टली उस 10 फाइल में खाली इंडेक्स देख के आपको पता चलता है। नहीं तो आप ढूंढते रह जाओ, एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन होगा भी नहीं उसमें, और चार्ट में आपको पता चलता है कि इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब ढूंढो उसमें है इंफॉर्मेशन। हाँ ये देखिए, ऑनरेबल रत्नाकर गाइडलाइंस 18/6/2012 ऑन पेज 7 पैरा 7, उसने क्या लिखा है कि इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिले और जल्दी से जल्दी देने की सुविधा हो, उस तरह से आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। ध्यान में आया सर कि रत्नाकर गायकवाड़ साहब के पेज 7 पैरा 7 को एकदम दिमाग में रखिए और आप 4.1A को दिमाग में रखिए कि भाई दी records shall be maintained which facilitates the RTI. Therefore, you cannot deny me on the grounds of disproportionate resources being diverted. ये आर्ग्यूमेंट आपको लिंक करना है उनसे पोजीशन में। The record shall be maintained in the manner which providing of information is sought by the applicant immediately. This is what is directed in the guidelines by Ratnakar Gaikwad. And I want to take you on one more footing. Section 15(4) जो है, Section 15 subsection 4, it says that the State Information Commissioner can set precedence and he is the chief person, और वो जो काम करते हैं उसको दूसरों को फॉलो करना है, he is the boss। और ये आज स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुझे सभी का इंस्पेक्शन दिया और सबके मैंने कॉपी भी लिए, काफी चीज ऑर्डर से कॉपी भी लिए, मगर वही हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ ग्रेटर बॉम्बे नहीं देते। सो इट इज अ वायलेशन एंड ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। दैट विल बी वन ऑफ द ग्राउंड्स आई विल बी टेकिंग अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ देते हैं तो आपको उसको फॉलो करना है। सेक्शन 1 क्या कहते हैं कि 30 दिन के अंदर आपको देना ही है। अभी आपको पूछेंगे कि किधर लिखा है 7, मुझे एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बताया कि 30 दिन में इंफॉर्मेशन देना है, या कहाँ लिखा है, ऐसे मुझे हियरिंग में बताया। तो आई हैव टू गिव देम इन राइटिंग दिस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एंड 8 और 9 से ही देना किधर है, तो सी सेक्शन दिस इंफॉर्मेशन शैल बी डिनाइड ओनली अंडर दिस, तो एनी अदर ग्राउंड्स फॉर डिनायल इज इलीगल, void, and it is disobedience of directions of law, which is a good ground for us to prosecute the information, the PIO or FA or any person concerned in that. Section 7(9) आपको बताया कि the format shall be as per our applicant, and GAD circular para 10 क्या बोलता है, the PA shall implement all the provisions of the act. The information commission takes stringent action, अगर वो नहीं करते तो it is duty of the information commission to take stringent action, मगर फिर भी हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं लेते, दैट मींस इट इज वायलेशंस ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ दिस एक्ट। रत्नाकर गायकवाड़ साहब की जो गाइडलाइंस है वो उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, मराठी में है, उसको समझिए, आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ड्यूटी ऑफ अब उन्होंने क्या है कि एफए की ड्यूटी क्या है, एफए क्या करता है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया अपील में बोलता है इंफॉर्मेशन दे दो, ऐसा नहीं होता है।
एफएए को उसके खिलाफ रिकमेंडेशन देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कि इसने इंफॉर्मेशन 30 दिन में नहीं दिया और उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, इसका भी एफएए पे ये किया है। एफएए इज इग्नोरिंग द इलीगल एक्ट्स कमिटेड बाय पीआईओ एंड जस्ट पासिंग ऑर्डर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। मतलब ये मैकेनिकल है, आप समझ गए होंगे ना कि जो पीआईओ ने गलत काम किया है तो उसको रिकॉर्ड पे लाना होता है, वो इग्नोर करते हैं। There is no implementation of the order passed by the FAA. The FAA is not recording the reasons for the failure on the part of PIO. हम लोग कभी इंसिस्ट किया ही नहीं आज तक कि भाई आप जवाब दे दो उसका, आप खाली बोलते हैं यस नो, यू हैव टू। हमको जवाब देने के बाद, हमारे फेवर में देने के बावजूद भी आपको पीआईओ की ने क्यों नहीं दिया, उसके खिलाफ जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड पे लानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट टू गेट हिज ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड। तो एफएए विल गेट हिज ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड। अगर वो नहीं करता है तो वापस उसके पास चारा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास उसके कंप्लेंट करे और उनकी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को कंप्लेंट करे, रिकमेंडेशन दे कि उसके ऊपर एक्शन करे। So law is very nicely drafted and Ratnakar Gaikwad Sahab has done a very nice job which we were ignorant of and we were not aware, and these documents are not available on website. So ये important जो guidelines है वो वेबसाइट पे नहीं है। आप लोग किसी भी ट्राई कीजिए और नहीं मिला तो वापस गवर्नर जी को बताइए और आप उसको फोटोकॉपी भी निकालिए अगर जहाँ साइट पे वो नहीं मिलता है तो। Because we will have to keep pressure। ये अच्छे जो लॉ बनाए हुए हैं या सर्कुलर्स हैं उसको छुपा देते हैं और हमको कुछ भी ऑर्डर देके इंफॉर्मेशन को डिनाई करते हैं। If it comes to the knowledge or brought to the knowledge of the FAA that PI has not discharged his duty, in that event the FAA shall recommend action and forward the information। दी क्या भेजना है उनको? RTA application, first appeal memo, written submissions by PIO जो कि कभी भी मिलता नहीं, कभी देते ही नहीं, कभी लेते नहीं। Recommendation and reasoning of FAA, order in first appeal। ये documents FAA को इंफॉर्मेशन कमिश्नर को पास भेजना है in the event when the PIO is not following due process of law and denying the information। आप अच्छी उनसे बात करने के टाइम पे हमेशा प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप बात जब करोगे तो रिक्वेस्ट में बात कीजिए, हम्बली बात कीजिए, नहीं तो आपको वो 353 में अटका देगा कि कॉजिंग डिस्टर्बेंस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर पब्लिक सर्वेंट। तो उसके पास मुंह से झगड़ा मत कीजिए, मुंह पे एकदम उनको रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। लेटर जो है वो कानून से भरा हुआ एकदम तीर होना चाहिए कि वो पियर्स हो जाए और सामने वाले को कुछ करने की हिम्मत नहीं। So this, keep this in mind whenever you draft a letter and whenever you meet any public servant। 24 अभी ये जो एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुझे बोलता है कि एफआईए को मुझे पनिश करने का या उसके खिलाफ एक्शन लेने का कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला ये 25/6/2019 दिखे where the state chief information commissioner has directed that if the PI has failed to provide information to the applicant, the FAA shall take a special effort to provide the information and the FAA shall see the confirm whether the PI for next information or next week। But in 25/6/19 it is said that the information commissioner shall recommend action against the FAA। They shall recommend action against the FAA for not following the due rules। That is a power given to the chief information commissioner which we shall insist। हम हमारे सेकेंड अपील पे या कंप्लेंट में हम इंसिस्ट करेंगे कि खाली पीआईओ पे नहीं, हमारी जो एक्शन होनी चाहिए वो एफएए पे होनी चाहिए। सेकेंड अपील के मैं एक थोड़ा सा अभी मैं भूल जाने के पहले आपको बताता हूँ, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल, इसलिए मुझे थोड़ा गड़बड़ होती है कि जब आप सेकेंड अपील फाइल करोगे तो पीआईओ के खिलाफ तो जाओगे, मगर अभी जैसे जागीरदार साहब ने बताया कि यू आर second appeal is not maintainable because the FAA has passed an order in your favor। Therefore हर second appeal में आप FAA के खिलाफ कंप्लेंट की या उसके खिलाफ एक्शन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए ऑन दी ग्राउंड्स दैट उसने पीआईओ के ऊपर एक्शन नहीं लिया है, उसने रेगुलेशन 12 की तरह से उनका रिटर्न इंफॉर्मेशन नहीं लिया है। ये ग्राउंड्स पे पक्का एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट और प्रेयर डालिए। आप समझे मेरी बात, ताकि फर्स्ट सेकेंड अपील अथॉरिटी को किसी भी बहाने से आपका जो सेकेंड अपील है उसको नॉट करेक्ट करके रिजेक्ट करने का या डिसमिस करने का मौका नहीं मिले। क्यों? बिकॉज यू आर ऑल्सो कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। उन्होंने
पीआईओ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, एक उन्होंने अपनी खुद की ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया, दो ये दो ग्राउंड्स आप ध्यान में रखिए, ताकि जो उनका जो कहना है कि आपको एफएए के खिलाफ तो कुछ कंप्लेंट नहीं है तो मेरे पास क्यों आते हो सेकंड अपील में, आप कंप्लेंट में जाओ, तो ये ध्यान में रखिए। और सबसे बड़ी बात जो जागीरदार सर ने बताया कि आज दी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ऑल्सो to provide, to direct them to provide written communication, and that also on affidavit 19(8) subsection 19 subsection 8 subsection A1 वो क्या कहता है, require public authority the Central Information Commission of State as the case may be has power to require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this act. So this 19(8) subsection A has given wide powers to the State Information Commissioner, वो कुछ भी ऑर्डर पास कर सकते हैं अंडर सेक्शन 19 to get information, तो उसको कोई भी to implement law he can do anything, he can by providing access to information if so in a particular form also। तो 19(8) जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को हर तरह के राइट देता है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड टू गेट हिज ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट, ये जो डिस्प्रोपोर्शनली डाइवर्टिंग ऑफ रिसोर्सेज है वो खाली दिखते हैं, मगर कितना कैसे रिसोर्सेज डाइवर्ट होता है, यू शुड एक्सप्लेन, कितना खर्चा होता है, यू शुड एक्सप्लेन, कितना दिन लगता है, यू शुड एक्सप्लेन, एंड व्हाई हैज ही नॉट मेंटेन्ड अंडर 4(1)(a), यू शुड एक्सप्लेन। If at all you are not maintaining proper records, then you are committing an offence under Public Record Act। तो ये इसको हमको चारों वजह से कैसा बंद करने का रास्ता, इसके बारे में आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना। जब आप अपील को जाते हो अपील को, तो ये सोचिए कि आप भी डेविल एडवोकेट जैसे बात कीजिए कि उन्होंने मुझे ये ग्राउंड्स पे नहीं दिया तो मैं क्या आरती करूँगा, ये ग्राउंड्स पे नहीं दिया तो मैं, तो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ बिफोर ही आस्क्स यू क्वेश्चन एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। हम क्या करते हैं, पेपर ये पढ़ते हैं और सीधा निकल जाते हैं, उसके बदले आप ये सोचो कि मेरे ये ग्राउंड्स पे वो मुझे सामने वाला कैसा क्रॉस करेगा या ना बोलेगा तो मैं उसको ये जवाब दूंगा। इसके थोड़ा सा एक 5 मिनट 10 मिनट का प्रिपरेशन घर पे कीजिए, सो योर माइंड इज रेडी टू एक्सेप्ट देयर नेगेटिव थॉट्स एंड योर माइंड इज रेडी टू काउंटरैक्ट और रिबट देयर प्रपोजल्स। पता है कि हाउ इट इज डाइवर्सिफाइड एंड व्हाई यू आर नॉट मेंटेन्ड द 4(1). अभी नॉट मेंटेन्ड, कभी-कभी बोलते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, तो नॉट एट रिकॉर्ड का 3 मतलब होता है, आइदर इट इज नॉट जनरेटेड एट ऑल, यानी उन्होंने आंख बंद किया, उस पर एक्शन ही नहीं लिया, कुछ पेपर ही नहीं है या सैंक्शन ही नहीं है और बिल्डिंग बन चुकी है। दूसरा आता है कि इट इज लॉस्ट, हमारे से गलती हो तो फिर आप बोले एफआईआर की कॉपी बताइए हमको अगर वो गुम हो गया। तीसरा होता है कि वी आर डिस्ट्रॉयड, कि भाई हम इतने साल में पेपर चुना होने के बाद हम डिस्ट्रॉय करते हैं, मगर आईटीआई में तो आपको 20 साल का इंफॉर्मेशन मिलता है, और डिस्ट्रॉय करने के टाइम पे भी देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोसीजर, दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हिच आर द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर डिस्ट्रॉयड। तो वो पूछिए कि भाई आपने डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय किए डॉक्यूमेंट्स आपने जो प्रोसीजर फॉलो किए और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको दीजिए। सो ये किसी भी हालत में जब वो बोलते हैं कि नॉट ऑन रिकॉर्ड, तो उसको बोलना है कि ये नॉट ऑन रिकॉर्ड इज अ मिसलीडिंग सबमिशन। वी वांट whether it is lost, whether it is now there is an illusion that the PIO or FA or the information commissioners cannot be prosecuted whatever they do. I strongly deny it. Now what does section 21 say? 21 says protection of action taken in good faith. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is, now this is important, which is in good faith done or intended to be done under this act or any rule made thereunder. Which means what? This protection, ये जो protection under section 21 है, वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने कानून के हिसाब से इन गुड फेथ या तो ही उनको प्रोटेक्शन होता है। अगर आप गलत ऑर्डर पास करते हो, कानून को खिलाफ ऑर्डर पास करते हो, तो ये प्रोटेक्शन उनको नहीं मिल सकता है, ये मेरा मानना है। फिर ये होता है कि सेक्शन 22 क्या कहता है, एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट। अब एक्ट टू हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जो एक्ट में प्रोविजन है उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट ऑर्डर भी इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट भी होगा तो भी उसको इंप्लीमेंट नहीं होगा।
it may be an per inquiry order, or it may be related to only that particular case if at all he has not challenged, or if at all he has an order in that manner. तो जहां अगर समझो यहाँ लिखा है कि देना है तो देना है, फिर कोर्ट उसको कुछ भी इंटरप्रेट करेगी तो वो नहीं होगा। और इसका जो कोटेशन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस द स्टेट ऑफ मणिपुर में है, पैरा नंबर 35, वो सब मैंने दिया है लिंक। अभी आई टोल्ड यू कि मैं बनाते बनाते बहुत इंप्रूवमेंट किया, सो गवर्नमेंट जी वाज पुट इन ग्रेट डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ मी। तो ये जो है मणिपुर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर इज अ ब्यूटीफुल जजमेंट। उसमें ये क्लियर कट कहा है कि सेक्शन 19 इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट इंफॉर्मेशन। और अगर हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेक्शन 19 के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कंप्लेंट फाइल करो, it will be a best part of disobedience of directions of law, because Supreme Court has said so। और Supreme Court ने ये भी कहा है कि अगर no court can interpret it in any other way which is mentioned in the law, it cannot be misinterpreted. Law cannot be misinterpreted by any court. If law is clear, it will be implemented even if the orders are against it, and that order will not be a citation. So keep in mind that if the information commissioners violate the section 21 by passing incorrect orders, by section 15 subsection 4 where a precedence has been set by the information commissioner and he is not following it or acting contradictory to it, in that event he is violating the general, I'll read section 15 subsection 4. The General Superintendent's directions and management of affairs of the State Information Commissioner shall vest in the State Chief Information Commissioner, who shall be assisted by State Information Commissioner. That means he is the chief and he shall take directions. So if anyone has idea or intention to prosecute any PIO, FA or Information Commissioner, then he can collect certain documents which are contradictory to law, which proves that he has not acted in good faith, and definitely prosecute. This is my personal opinion. Thank you so much.